5 मिनट में 25 अहम खबरें। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दोबारा माफी मांग ली है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में दोबारा माफी मांगी। बिना शर्त उन्होंने ये माफी मांगी है। बता दें आपको कि ऐवान में आज उन्होंने माफी मांगी थी। इसके बावजूद अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी रहा और अब खबर यह कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दोबारा माफी मांगी है। ऐवान में बिना शर्त साध्वी प्रज्ञा ने माफी मांगी। अहम खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि ऐवान में माफी मांगी थी आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। इसके बावजूद अपोजिशन लगातार हंगामा करता रहा। बिना राहुल गांधी के नाम लिए इशारों में प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि ऐवान के कैंपी मुझे दहशतगर्द कहते हैं। बिना ये साबित हुए कि कोर्ट मुझे दहशतगर्द नहीं मान रहा है। अब उन्होंने दोबारा माफी मांगी। ऐवान में बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर आज लखनऊ में कांग्रेस के कारकुनान ने मुजाहिरा किया। गांधी मुजस्समे पर एहतजाज कर रहे कांग्रेस कारकुनान ने प्रज्ञा ठाकुर की रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया। ऐवान में बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर यूपी के नोएडा में कांग्रेस ने शदीद मुजाहिरा किया। नोएडा स्टेडियम से स्पाइस मॉल रोड तक कांग्रेस कारकुनान ने पुतले फूके, जिसे लेकर पुलिस से कांग्रेस कारकुनान की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने रियासत और नगर सदर समेत कई कांग्रेस कारकुनान को हिरासत में लिया है। कांग्रेस कारकुनान ने कहा है कि जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ युवा कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर पुरुषोत्तम नागर के नेतृत्व में आज हम लोग प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या कर उस देशद्रोही नाथूराम गोडसे की गाथा गाती हैं। नोएडा के गेट नंबर 4 से स्पाइस मॉल पर प्रज्ञा ठाकुर का मोदी सरकार का पुतला दहन करने के लिए आए थे, मगर पुलिस ने तानाशाही दिखाते हुए हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष ओमवीर यादव जी को, तमाम युवा कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया है। जो कि बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र के नए वजीर आला बने उद्धव ठाकरे ने अपना ओहदा संभाल लिया है। अपने दफ्तर पहुंचने पर उद्धव का शानदार इस्तकबाल किया गया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें और ठाकरे परिवार से पहले सीएम है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मुश्तरका सरकार की तश्कील के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट में अर्जी अखिल भारत हिंदू महासभा के लीडर प्रमोद पंडित जोशी ने दायर की थी। अर्जी में कहा गया था कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा, लेकिन सरकार दूसरी पार्टियों के साथ बनाई, जो वोटरों के साथ धोखा है और ये सरकार गैर आईनी है। पूरी जनता को मैं विश्वास देना चाहता हूं कि एक अच्छी सरकार हम इस राज्य को देंगे। आशीर्वाद होने चाहिए। यहाँ तक हमें आपने पहुंचा है तो आगे भी हम जरूर अच्छा काम करेंगे। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हुकूमत बना ली है। शानदार तकरीब में सीएम ओहदे का हलफ भी उठा लिया। आज उद्धव ठाकरे वजीर आला के तौर पर अपना ओहदा भी संभालने वाले, लेकिन अपनी पहली काबीना मीटिंग के बाद सहाफियों के कुछ सवालों ने उद्धव ठाकरे को परेशान कर दिया। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सेक्युलर बनने के सवाल पर बुरी तरह से भड़क गए। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र के नए वजीर आला उद्धव ठाकरे के शानदार हलफबरदारी तकरीब के साथ महाराष्ट्र की सियासत में नया आगाज हो चुका है। अब तक रिमोट कंट्रोल हाथ में रखने वाले ठाकरे कुनबे ने अब रियासत की इक़्तिदार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का जोखिम उठाया है और अब सबकी निगाहें ठाकरे राज के मुस्तकबिल पर मरकूज हैं। इन अल्फाज को बोलते ही शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की पहचान बदल गई। अब वो महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर पहचाने जाएंगे। वजीर आला बनते ही उद्धव ठाकरे एक्शन में भी आ गए हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई। आज दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे अपने दफ्तर में वजीर आला का ओहदा संभालेंगे, लेकिन काबीना की पहली मीटिंग के बाद ही उद्धव ठाकरे से जब सेक्युलर लफ्ज पर सवाल किया गया तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेक्युलर का मतलब क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं क्यों जानूं?
आप पूछो ना मुझे सेकुलर, पहले बताओ सेकुलर का मतलब क्या है? लिखा है क्या है? एक लिखा है सर, उनको बोलने दीजिएगा। संविधान में जो कुछ है वो है। क्या वाकई शिवसेना बदल चुकी है? क्योंकि जिस शिवसेना के वजीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे ने वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है, ये शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना तो नहीं लगती, क्योंकि बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना का नजरिया बिल्कुल साफ था। मैं बहुत कड़वा हिंदू हूँ, शर्म की क्या बात है इसमें? मैं कहीं पाकिस्तान में जाके तो नहीं बोलता हूँ, न कहीं बांग्लादेश में जाके, ना अरब राष्ट्र में जाके बोलता हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र है यहाँ मैं बात करता हूँ। सेकुलर का अर्थ ये होता है कि हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। सभी को रहना है। जिनको सेकुलर समझ में नहीं आता है उनको हम समझाएंगे। वजीर आला की कुर्सी देकर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का सेक्युलर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन पुराने मुआविन को शिवसेना इस तरह रंग बदलना रास नहीं आ रहा। वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना के बदले रूप पर तंज किया था। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे। जिस सवाल पर आज उद्धव ठाकरे भड़क गए, वो सवाल तो उनके सामने बार बार आएगा। अभी बीजेपी पूरे मुल्क में एनआरसी की बात करेगी, फिर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात होगी। सवाल बार बार उठेगा और अब उद्धव ठाकरे जिस कुर्सी पर बैठे हैं जवाब भी देना होगा। अंकुर त्यागी के साथ एहसान अब्बास की रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। उद्धव ठाकरे हलफ बर्दारी के बाद एक्शन में नजर आए। हलफ उठाने वाले हामी वुजरा के साथ उद्धव ठाकरे ने काबीना की पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में शिवाजी से जुड़े यादगारों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। इसके अलावा उद्धव हुकूमत किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी किया गया। हलफबर्दारी तकरीब के बाद उद्धव ठाकरे के सामने रियासत को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं और हलफ उठाने के फौरन बाद उद्धव ठाकरे एक्शन में नजर आए। मुआविन जमातों के साथ कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आला के साथ हलफ लेने वाले 6 वुजरा के साथ एनसीपी नेता अजीत पवार और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। मीटिंग में सबसे बड़ा ऐलान छत्रपति शिवाजी को लेकर किया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ किले की संवर्धन के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 20 करोड़ रुपए भी जारी किए। वहीं किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जाएगा। जिम्मेदारी लेने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि पहला निर्णय जो हमें लेने का भाग्य मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी रायगढ़, किले रायगढ़, उसके लिए जो एक काम चल रहा है, लगभग 600 करोड़ का काम है। 20 करोड़ रुपए आज तक उसके ऊपर खर्चा हो गया है और आगे 20 करोड़ के लिए जो सामने प्रस्ताव आया, हमने तुरंत उसको मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी किसानों की बुरी हालत है। इंतखाबात में सभी पार्टियों ने किसानों के लिए बड़े मंसूबों की बात की है। ठाकरे काबीना की पहली मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर भी तबादला ख्याल हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो जल्द ही किसानों को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र के जो काश्तकार है, किसान है, बहुत ही मुश्किल में है। मैं छुटपुट बातें उनके लिए नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक जितनी सारी योजना वो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए की है, घोषित की है, कितनी पूंजी उसके लिए एक्चुअल यूज की गई है और कितनी होना बाकी है, पूरा चित्र स्पष्ट होने के बाद जो एक मेरे मन में बात है वो मैं जरूर करूंगा। हमारे साथी हैं वो भी साथ में हैं और किसान खुश हो जाएगा, ऐसे हम तो जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अवाम से बेहतर सरकार देने का वादा किया है और ठाकरे सरकार मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत काम करेगी। ठाकरे सरकार की हलफबर्दारी तकरीब से पहले महाविकास अघाड़ी ने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का ऐलान किया। इसके मुताबिक खुशकसाली से मुतासर किसानों का कर्ज माफ होगा। मकामी नौजवानों को सरकारी नौकरी में 80% रिजर्वेशन मिलेगा।
रियासती सरकार के सभी खाली ओहदे भरे जाएंगे। झुग्गी में रहने वालों को फ्लैट मुफ्त मिलेगा। गरीबों को 10 रुपए में खाना मिलेगा। सिर्फ 1 रुपए में इलाज की सहूलत और हर शख्स को सेहत बीमा। ख्वातीन के तहफ्फुज को तरजीह देने का वादा किया गया है। इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो तय हुआ है, इसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम से सरकार काम करेगा। इसमें भारतीय संविधान के प्रति जो तत्व और मूल्य है उसके अनुसार ये आघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काम करेगी। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में तीनों पार्टियों ने वादा किया है कि सेक्युलरिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। वादे और दावे कई किए गए हैं और अब महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की तरफ देख रही है। ये तमाम वादे कब तक पूरे हो पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हलफ की अगली सुबह ही शिवसेना ने सामना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सामना में शिवसेना ने लिखा कि पीएम मोदी तो उद्धव ठाकरे के बड़े भाई की तरह हैं और वजीर आजम किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। हालांकि आज ही शिवसेना से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई। महाराष्ट्र के बाद अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का बनाया महाविकास आघाड़ी इत्तेहाद बीजेपी के खिलाफ पूरे मुल्क में मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहा है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने दावा किया है कि जल्द ही गोवा में भी बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद अपना महाज तैयार करेगा। राउत ने कहा कि उनकी गोवा के साबिक डिप्टी सीएम और साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद गोवा में इत्तेहाद तैयार करने को लेकर फैसला हुआ है। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी शिवसेना की क़यादत में ही बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद बनाया जाएगा। विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट, आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हुए, सबसे पहले ये महाराष्ट्र को लगा कि कैसा हो सकता है। ये एक सपने जैसा था लेकिन हो गया। लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तीनों पार्टियों को साथ मिलाना। अभी लाया है, उसको बना के रखना अब मेरा काम नहीं है, जो सरकार में है उनका काम है। या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून हे शब्द फार रोमांचक, बहुत ही रोमांचकारी थे, जिसके लिए लगभग 20 साल से मेरे कान तरस रहे थे। तो शिवसेना ने अपने नजरियात छोड़कर नंबर 4 और नंबर 3 की पार्टी से मिलकर सरकार बनाई है, जबकि आवाम बीजेपी के साथ है। ऐसे ही कई इश्यूज पर जी मीडिया नुमाइंदे ने बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की। राष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन इस वक्त लखनऊ में हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, महाराष्ट्र में एक बार आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें शिकस्त नहीं दी। महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाया और नंबर 4 पर कांग्रेस को पहुंचाया। 4 नंबर की पार्टी ने 3 नंबर की पार्टी एनसीपी से मिलकर 2 नंबर की पार्टी शिवसेना को मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तो हमें जनादेश दिया था। हम 70% स्ट्राइकिंग रेट से सीट जीते थे। हमारी सहयोगी शिवसेना 40% स्ट्राइकिंग रेट से सीट जीती, लेकिन जनादेश तो हमें मिला था। हमने अजीत पवार के साथ कोशिश की थी जनादेश का सम्मान करने की, लेकिन उनके साथ विधायक नहीं रहे और सरकार बना ली है उद्धव ठाकरे जी ने, लेकिन सब कुछ लुटा के मुख्यमंत्री का पद पाया तो क्या पाया। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी क्या? कोई कैलकुलेशन नहीं, हम तो जनता के लोग हैं, जनता ने कैलकुलेशन दिया। बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम नंबर 1 पार्टी थे, नंबर 1 पार्टी हैं और नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में रहेंगे। शिवसेना ने कहा कि आपने वादा खिलाफी की, पहले कहा था 50-50% के फॉर्मूले पे काम करेंगे। शिवसेना एक तरफा बयान देती रही, हमें क्या मालूम था कि वो अपने विचार, अपनी विचारधारा, अपना हिंदुत्व जाकर सब सोनिया जी के कदमों में रख देंगे, ये हमें नहीं मालूम था। अब महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश आपसे गया, राजस्थान आपसे गया, धीरे धीरे क्या बीजेपी का जो राज्यों में झारखंड फिर जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे और उपचुनाव बंगाल में हार गया। उपचुनाव में तो ममता बनर्जी ने रिगिंग करके वो सीटें जीती हैं, लेकिन विधानसभा के आम चुनाव में हम भारी बहुमत से जीतेंगे।
सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे राम मंदिर पे। नहीं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहूँगा, आपने रायशुमारी की है, आपने मुस्लिम समाज का रुख जाना है। पूरे देश के मुस्लिम समाज ने सौहार्द के साथ इस निर्णय को स्वीकार किया और अयोध्या अब तनाव का केंद्र नहीं है, अयोध्या सौहार्द का केंद्र है, मर्यादा का केंद्र है। तो मर्यादा जो बनी है पूरे देश में और सौहार्द, इसको कायम रखना चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के दबाव में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। वो राजनेता हैं, अगर राजनेता से राय ली तो क्या किसी राजनेता से राय ली है? ऐसी जी कह रहे हैं कि 5 एकड़ जमीन खैरात में हम नहीं लेते, शरिया में नहीं है। उनका तो 5-5 एकड़ का तो घर है उनका, वो तो बड़े आदमी हैं, उनको तो 5 एकड़ खैरात ही लगता है। ये थे शहनवाज हुसैन जो बता रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने उनको धोखा दिया है। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जो जन भावना है वो कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ में है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सहूलियात की जो बुनियाद मजबूत करती हैं लोग उसे सालों साल तक याद रखते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं हो रहा। एक सरकार सहूलत देती है तो दूसरी ठंडे बस्ते में डाल देती है। इल्जाम है कि ऐसा ही गाजीपुर में बन रहे पुल को लेकर भी हो रहा है। 2 साल से पुल अधर में लटका हुआ है और गांव वालों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। वजह चाहे जो हो, पंगा बजट का हो या सवाल बदउनवानी का, मगर ये ब्रेक सिर्फ पुल पर नहीं लगा, गांव वालों की उम्मीदों पर लगा है। वो उम्मीद जो इस पुल के आसरे परवान चढ़नी थी। 2 बरस गुजर गए, गांव वालों को नहीं पता कि कर्मनाशा नदी पर बन रहे पुल का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। आखिर रुकावट आ रही है तो क्यों? गाजीपुर, जिसकी सरहद बिहार से लगती है, पड़ोसी रियासत होने के नाते गाजीपुर और बिहार के रोटी बेटी वाले ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात में पुल का काम करती है कर्मनाशा नदी। ये नदी बीच से बहती है। ये पुल जो आप देख रहे हैं ये इसी नदी पर बन रहा था। पुल का काम करीब 80% पूरा है। पुल के दोनों तरफ सिर्फ रेलिंग ही लगनी है, लेकिन 2 साल से काम रुका पड़ा है, जिसके सबब दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। आने जाने के लिए या तो 15 से 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है या फिर जान जोखिम में डालकर कश्ती से नदी पार करनी पड़ रही है। अब हम रोज हमेशा स्कूल करते हैं, सप्ताह में एक बार तर्बीयत करते हैं और सप्ताह में एक बार आते हैं तो हम कपसियाँ पढ़ाते हैं। उधर से घूम करके जाएंगे तो मान लीजिए थोड़ा दूरी बढ़ जाता है, इधर से नज़दीक पड़ जाता है। अगर पुल चालू हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। दोनों तरफ बसे गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि बाजार हो या रोजगार, स्कूल जाना हो, रोजमर्रा की जरूरतें हो, आने जाने का रास्ता तो यही है। गांव वालों की परेशानियों के मद्देनजर इलाकाई लीडरान ने भी कोशिश की। एसडीएम को पुल की तामीर को पूरा करने के लिए खत सौंपा और साथ में इंतबाह भी दिया कि पुल नहीं बना तो फिर मुजाहिरा होगा। 3 वर्ष पूर्व में यह पुल बनने का काम किया, जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। सरकार के सौतेला रवैये के कारण 2 वर्ष से इस पुल का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जो थोड़े बहुत महीनों का काम बचा है, सिर्फ मिट्टी डालकर यह पुल शुरुआत किया जा सकता है। मैं निवेदन के साथ चाहता हूं कि इस पुल को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, अन्यथा हम कांग्रेस जन आने वाले दिनों में इस पुल को लेकर संघर्ष करने जाएंगे और सड़क पर आके आंदोलन करेंगे। इस मामले में जी मीडिया की टीम ने डीएम से भी बात करने की कोशिश की, मगर डीएम साहब ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इससे सवाल उठता है इंतजामिया की संजीदगी पर, सवाल उठता है इंतजामिया के कामकाज पर। क्या आम लोगों के मसले का हल इंतजामिया की तरजीहात में नहीं है? अनिल कुमार, जी मीडिया, गाजीपुर।